हेलो एवरीवन। सो आज हमारा मोशन का 4th लेक्चर है और ये लास्ट टॉपिक रहेगा। ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एक तो जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो हम कर रहे थे उसका कुछ पार्ट हमारा रह गया था जिसमें हमें देखनी थी फोर्स क्या होती है। ठीक है। इम्पल्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में एंड मास एंड वेट के डिफरेंस के बारे में। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में ही पॉसिबली कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ आपका जो मोशन टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक। सो व्हाट इज़ फोर्स? हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देख लिया था कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। बट फोर्स की एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलती है वो हम देख लेते हैं। फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है। ये क्या होता है, हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट होता है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। मीन्स कि फोर्स क्या होती है, एक हमारी ऐसी एक्सटर्नल एजेंट होता है जो क्या करेगा, चेंज करेगा स्टेट। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी जो पोजीशन है, रेस्ट वाली पोजीशन है, उसको चेंज करेगा। कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है उसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज होएगी। यूनिफॉर्म मोशन में है अगर बॉडी, उसको फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है उसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सो फोर्स क्या होता है, हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट जो चेंज करता है या फिर टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। अब फोर्स जो होती है हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि हम जब भी फोर्स, हमने सुना होगा कि हमने जब भी फोर्स लगानी होती है तो हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही वो फोर्स लगाते हैं। चाहे हमें ऑब्जेक्ट को मूव करवाना हो या किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करवाना हो, किसी की डायरेक्शन चेंज करनी हो, कुछ भी करना हो, तो जब भी फोर्स लगती है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स लगती है। सो फोर्स हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। ठीक है। ऐसा यूनिट फोर्स का क्या होता है, न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया, जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा होगा उनको समझ आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ लास्ट लेक्चर देख लें। उसमें मैंने बताया था कि फोर्स का यूनिट ये कैसे आया। ठीक है। सो फोर्स की अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसका हो जाएगा डाइन या फिर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अगर हम फोर्स की वैल्यू की बात करें, सो फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है या फिर ज़ीरो भी हो सकती है। ये हमने पढ़ा अभी तक कि फोर्स क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सो जो फोर्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है, जैसे ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक तो इक्वल फोर्स एक्ट करती है और वो जो इक्वल फोर्स होती है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो चेंज नहीं कर पाती। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो वैसे ही रहेगा, मतलब उसमें चेंज नहीं ला पाती। ठीक है। इसको हम कैसे समझेंगे, हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हो क्या रहा है, इक्वल फोर्सेस लग रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। तो जब इक्वल फोर्सेस लगती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो। ठीक है। यही लिखा हुआ है इस केस में। ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है,
अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है? अनइक्वल फोर्स होती हैं एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विच चेंज, यहाँ पे क्या था? विच डू नॉट चेंज। बट अनबैलेंस्ड फोर्सेस होने की वजह से वो क्या करती हैं? वो चेंज करती हैं स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारी क्या बन जाती हैं? आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। यहाँ पे अनबैलेंस्ड लिख लेना। ठीक है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, जैसे टग ऑफ वॉर। ठीक है, टग ऑफ वॉर में कुछ पर्सन्स यहाँ से खींचते हैं, कुछ यहाँ से खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस होती हैं ये इक्वल फोर्सेस नहीं होती हैं। ठीक है, सो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा लग रही होती है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे दूसरी टीम के बंदे क्या होते हैं? अपनी तरफ आने लगते हैं। सपोज़ अगर मेरी टीम ए है और मेरी अपोजिट टीम बी है, और मेरी टीम अगर ज़्यादा फोर्स लगा रही है, इट मीन्स कि बैलेंस्ड फोर्स नहीं है दूसरी टीम से। अगर तो बैलेंस्ड फोर्स होएगी, जितनी टीम ए यानी मेरी टीम लगाएगी फोर्स, उतनी टीम अगर बी भी लगाएगी तो ना हम उनकी साइड जा पाएंगे ना दूसरी टीम हमारी साइड आ पाएगी। ठीक है, सो जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी टीम से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। मीन्स फोर्सेस को अनबैलेंस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, तो जब ये फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो जाएंगी तो जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी वो टीम क्या हो जाएगी? जीत जाएगी, क्योंकि वो दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेगी। ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है? जब हम ह्यूज फोर्स, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो मोमेंटम है उसमें चेंज आ जाता है। मोमेंटम क्या होता है? मोशन, कि एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है। जब भी मोमेंटम मैं कहूँ तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि एक बॉडी के अंदर कितना मोशन है, उसकी बात हो रही है। मोमेंटम मीन्स मोशन। लेमैन लैंग्वेज में आप यही समझ लो। ठीक है, ठीक है, जिस बॉडी के अंदर मोशन होता है उसके अंदर मोमेंटम होता है। सो फॉर टाइम बीइंग, ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कह लो कि आप मोमेंटम को मोशन मान लो। ठीक है, सो अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं किसी थोड़े टाइम इंटरवल के लिए तो उसमें क्या होएगा? एक चेंज आ जाएगा मोमेंटम में। मीन्स जो मोशन है उस ऑब्जेक्ट के अंदर उसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, या तो उसके अंदर का मोशन बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर वो रुक जाएगा। कब? जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? चेंज इन मोमेंटम के। अब ये कैसे आया? जैसे जे है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स किसके बराबर है? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इनटू टी। ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? एम वी माइनस एम यू। और ये क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम क्या था? एम वी। और यहाँ पे जो ये एम वी माइनस एम यू बता रहा है ये कुछ नहीं बता रहा है, बल्कि ये क्या है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ही है ये एम वी माइनस एम यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया हमारा? चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सो इम्पल्स किसके बराबर हो गया? फोर्स इनटू टाइम, या फिर आप इसको कह लो चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या बन जाएगी? इसकी एसआई यूनिट होएगी न्यूटन सेकेंड। ठीक है, क्योंकि फोर्स इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, टाइम का हो जाएगा सेकेंड, सो न्यूटन सेकेंड। और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था इम्पल्स का? चेंज इन मोमेंट। किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम के। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड। क्योंकि हमने देखा था मोमेंटम किसके बराबर होता है? एम इंटू वी। तो एम का आ जाएगा केजी, वेलोसिटी का आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बन जाएगी केजी मीटर पर सेकंड,
और इस ऊपर वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका ऐसे यूनिट बन जाएगा न्यूटन सेकेंड। सो ये दोनों ही क्या है, इम्पल्स की एसआई यूनिट है। ठीक है, जो इम्पल्स होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेंगे। जैसे अ क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक है, जो क्रिकेट प्लेयर है वो अपना हैंड लो कर देता है व्हाइल कैचिंग अ बॉल। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो इसमें टाइम का जो इंटरवल है वो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि हमने देखा फोर्स किसके बराबर है, m इंटू ए, और ये बन जाएगा v माइनस यू बाई टी। तो जब हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे तो जो फोर्स लगेगी वो क्या होएगी, कम लगेगी। सो जब क्रिकेट प्लेयर अपना हाथ पीछे लेके जाता है तो क्या हो जाता है, टाइम बढ़ जाता है, और जब टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ठीक है, उसी तरह से ऑटोमोबाइल्स आर प्रोवाइडेड विथ शॉकर्स। ऑटोमोबाइल्स में शॉकर क्यों लगे होते हैं, सेम रीज़न, ताकि हम टाइम पीरियड को बढ़ा सकें, और जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फोर्स कम होगी। नेक्स्ट है एयर बैग्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स। हमें पता है कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है, जब गाड़ी आगे बजने वाली होती है तो एयर बैग्स खुल जाते हैं। जब एयर बैग्स खुल जाते हैं तो होता क्या है, जो हमें सडन झटका लगता है, ठीक है, स्टीयरिंग से, वो ना लग के हम क्या करते हैं, एयर बैग से टकरा जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है, और फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स कम हो जाती है, और हमें कम लगता है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे चाइना वेयर को हम पैक करके बेचते हैं, वो भी सेम रीज़न की वजह से। या फिर जब हम जंप करते हैं कंक्रीट पे, हार्ड ग्राउंड पे, तो हमें ज़्यादा लगती है। ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि जो टाइम है हमारा सडनली कम हो जाता है। जब टाइम पीरियड हम इंक्रीज़ नहीं कर पाते तो फोर्स ज़्यादा लगती है और हमें ज़्यादा लगती है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इम्पल्स की। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ कम्स द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक ऐसा लॉ है जो सभी बच्चों को याद ही होता है, हर बच्चे की ज़ुबान पे होता ही है, उनको ये मतलब ये याद रहता है ये लॉ। सो इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है, ये लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसको आई डोंट थिंक सो ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, ये सबको आता होता है। अब इसमें जो मेन पॉइंट है समझने वाला वो है ये, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, हमें लगता है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट पे कर रही है, एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन लग रहा है और उसी ऑब्जेक्ट पे हमारा रिएक्शन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम केस ले लें वॉकिंग का, अगर कोई पर्सन चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने फुट से लैंड को पीछे की तरफ धकेल रहा है, मीन्स वो एक्शन कर रहा है। सो उसके रिस्पॉन्स में जो लैंड है वो उसके फुट पे फोर्स लगा रही है, और वो क्या कर रही है, रिएक्शन दे रही है। सो पहला रिएक्शन क्या आया, जो आदमी अपने पाँव से लगा रहा है लैंड की तरफ। दूसरा जो है रिएक्शन क्या आया, जो लैंड ने लगाया आदमी के पाँव की तरफ। सो एक लैंड पे लग रहा है रिएक्शन, जो आदमी के फुट पे लग रहा है वो रिएक्शन। सो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस किस पे हो सकती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती हैं, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, एक पे नहीं। सो उसकी और एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी, एक तो आ गई वॉकिंग, दूसरी आ गई रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब हम गन करते हैं शॉट, तो जब वो बुलेट आगे की तरफ जाती है तो हमारा शोल्डर पीछे की तरफ हो जाता है, थोड़ा सा पुश मिलता है उसको। और इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी, स्विमिंग। ठीक है, सो यही थी हमारी कुछ एग्जांपल्स न्यूटन्स थर्ड लॉ की। सो वी आर डन विद न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आई होप कि आपको जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें जो है एक्सेलरेशन तीनों इक्वेशंस में है। ठीक है, तो अगर हम एक्सेलरेशन को कंसीडर ना करें तो हमारे पास क्या बच जाता है, एक वेलोसिटी बच जाएगा इस केस में और टाइम बच जाएगा। सो ये होगी हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन।
अगर हम ए को कंसीडर ना करें, मीन्स एक्सेलरेशन को कंसीडर ना करें, वो हमें तीनों इक्वेशंस में मिल जाएगा। ठीक है, सो वेलोसिटी टाइम, हो सकता है पेपर में आपसे पूछें कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन कौन सा इन तीनों में से, तो अब ध्यान रखना कि जिस इक्वेशन में वेलोसिटी आ रही होगी, टाइम आ रही होगी और एक्सेलरेशन तो तीनों में हो गई, सो वेलोसिटी और टाइम जिसमें आ रहा होगा वो हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। देन कम्स पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन हमें कौन सी इक्वेशन से पता चलता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये है हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन होगी s और टाइम t। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन में हमारा आ जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारी पोजीशन टाइम रिलेशन की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो मैं बता देती हूँ, जैसे अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लिख लो। यहाँ पे u जो होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, a जो होगा हमारा एक्सेलरेशन है, t हमारा टाइम पीरियड है। ठीक है, और s हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और एक और पॉइंट है जो आप याद रख लेना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब भी आपको क्वेश्चन आए और लिखा जाए कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगा। ठीक है, और अगर आपको बोला जाए दैट द ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल पोजीशन से मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी से सॉरी मूव कर रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट इज कमिंग टू रेस्ट, सो इन दैट केस फाइनल वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सो ये थी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो पेपर में देख के पता चलेगा कि हमें कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। फॉर एग्जांपल हमें इनिशियल वेलोसिटी सपोज दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हम उसको इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, फर्स्ट फॉर्मूले से। सो डिपेंडिंग कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज गिवन है और हमें क्या निकालना है, तो हम इन्हीं इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, वो वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, देन हमारा इस जो फर्स्ट टॉपिक है उसका लास्ट जो आएगा हमारा टॉपिक, मोशन के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा मास एंड वेट का। ठीक है, मास एंड वेट को मैं अलग अलग से इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि एक तो ये इंटरलिंक टर्म्स हैं। ठीक है, बच्चों को मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है, सेम ही लगता है कि मास और वेट सेम ही है, सो मैं आपको ये चीज़ें कंपैरिजन में ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, मास क्या होता है, कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट ले लें तो उसका जो मैटर है, ठीक है, कि उसके अंदर कितना मैटर एक्चुअली कंटेंट करता है, वही हमारा मास होता है। और ऑन द अदर हैंड वेट जो होता है हमारा मैटर नहीं होता, बेसिकली वेट हमारी फोर्स होती है, वेट हमारा फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो मास क्या होता है, इट इज़ द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, कि एक बॉडी के अंदर कितना मास है, कितना मैटर है। और वेट क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट एक तरह से फोर्स होता है, और ये कौन सा फोर्स होता है, जो बॉडी पे एक्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटी, वो होता है हमारा वेट। अब मास को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमें पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसके से भी हम मास निकाल सकते हैं, तो जब हम वॉल्यूम को यहाँ पे लेके जाएंगे तो मास किसके बराबर बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि मैंने फर्स्ट फॉर्मूला में लिखा है। दूसरा तरीका मास को कैलकुलेट करने का क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मास किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन के। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम, वेट बेसिकली एक तरह से फोर्स ही है, और अगर हम फोर्स की बात करें, हमने अभी देखा ना वेट जो है फोर्स है, यहाँ पे देखा हमने, और फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से। तो जब एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो तो हम उसको डिनोट करते हैं बाय स्मॉल जी, और इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, सॉरी इधर आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ ये मैंने स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होती है, हमारे स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम ऐसे यूनिट की बात करें तो ऐसे यूनिट मास का हो जाएगा किलोग्राम, और अगर हम वेट की बात करें तो वहाँ पे ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। क्यों? क्योंकि जो वेट है हमारा वो नथिंग बट फोर्स है, और अगर फोर्स का वेट न्यूटन है तो वेट का सॉरी अगर फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है तो वेट का ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। देन जो मास है हमारा बेस क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। जैसे इसमें हो गया हमारा, आ गया मास, आ गया लेंथ, आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई, टेम्परेचर आ गया, ठीक है, टाइम आ गया, तो ये सारी चीज़ें हमारी बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो मास है हमारा बेस क्वांटिटी में आएगा, और जो वेट है हमारा वो डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगा, ठीक है। और जो मास होता है हमारा वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड वेट जो है हमारा वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमने फोर्स में देखा था कि फोर्स क्या था हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, और वेट भी हमारा फोर्स ही होता है, तो वेट हमारा क्या बन जाएगा फिर, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मास के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर एंड कैन नॉट बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हमने पढ़ा ही होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम कोई मैटर की बात करें तो मैटर हैज़ अ फिक्स्ड मास एंड वॉल्यूम, तो मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, सो इट कांट बी जीरो, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह। बट ऑन द अदर हैंड वेट जो होता है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और अब ये प्लेस टू प्लेस क्यों वेरी करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी है हमारी बॉडी पे, जो फोर्स लग रही है ग्रेविटी की वजह से, वो हर जगह सेम नहीं होती है। कुछ जगह जो फोर्स है ग्रेविटी की हम पे ज़्यादा लगती है, और कुछ जगह पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है वो हम पे कम लगती है। तो जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी पे ज़्यादा लग रही होगी वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम पे कम लग रही होगी वहाँ पे वेट हमारा कम होगा, ठीक है। सो इट कैन बी ज़ीरो, जो वेट होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है। अब वेट ज़ीरो कब होगा, क्योंकि वेट को कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई किसे करें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जहाँ पे भी ग्रेविटी ज़ीरो होगी वहाँ पे हमारा वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे ये चीज़ बतानी है कि कहाँ पे वेट हमारा ज़्यादा होता है और कहाँ पे वेट हमारा कम होता है। आई मीन टू से इक्वेटर और पोल्स। इक्वेटर पे हमारा वेट ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर पोल्स पे हमारा वेट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा वेट ज़्यादा कहाँ पे होता है, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे इसके रिगार्डिंग मुझे बताना है, जो पेपर में पूछ सकते हैं कि जो हमारा वेट है, अगर हम मून पे चले जाएं तो तब हमारा वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा हमारा जो वेट है हमारा अर्थ पे, ठीक है। जितना भी वेट हमारा अर्थ पे है उसका 1/6 वेट हमारा कहाँ पे होता है, मून पे। सपोज अगर हम 60 kg के हैं अर्थ पे, हमारा वेट 60 kg है अर्थ पे, तो मून पे ही कितना हो जाएगा, 1/6, दैट इज 10 kg हम कहाँ पे होंगे, मून पे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि इट कैन इजिली मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस। ऑर्डिनरी बैलेंस जैसे कि बीम बैलेंस हो गया, लीवर बैलेंस हो गया, पैन बैलेंस हो गया। इन बैलेंस की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। और वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। तो वेट को हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। सो आई होप कि आपको अब मास और वेट का मतलब समझ आया होगा। मास हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का कि उसमें के अंदर कितना मैटर कंटेंट है, और वेट क्या हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और यही दो चीज़ें मैंने आपको डिफरेंस की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। सो
इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है फिज़िक्स का, दैट इज़ मोशन, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके साथ जल्द ही मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है फिज़िक्स का देख लेते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रिसिटी और फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इनमें से कोई भी एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस सिलेबस ऑफ फिज़िक्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी, आप जस्ट अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखो, और कोई भी डाउट आता है सो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, सो आई थिंक अभी तक हमने जितना भी पढ़ा रिगार्डिंग मोशन, उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो ग्राफ्स थे जो मैंने आपको साथ साथ में बता दिए थे, ग्राफ्स थे, देन फोर्स के बारे में, न्यूटन लॉ के बारे में, जो इनर्शिया था, मोमेंटम था, इम्पल्स था, फोर्स था, ठीक है, उसकी इक्वेशंस, एंड देन मास एंड वेट, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।